नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था लेखपाल से संबंधित कहीं न कहीं क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो ग्राम विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस क्लास में आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़मींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये शायद यदि आपने भारत का जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, उसको अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जमींदारी प्रथा का जो प्रारंभ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? तो महलवाड़ी प्रथा को होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद भूमि सुधार किस सूची से के अंतर्गत आने वाला है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में टोटल तीन तरीके की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे जो है केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन यदि कोई विषय ऐसा है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया है तो उसमें केंद्र का कानून, क्योंकि केंद्र सीनियर होता है और राज्य जूनियर होता है, तो उसमें केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक है। तो भूमि सुधार में जो है राज्य सूची का विषय है और इस पर जहाँ तक कानून की बनाने की बात आती है तो राज्य ही इस पर कानून बनाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर राज्य की जो भूमि सुधार से संबंधित जो भी नियमावली है या जो भी कह सकते हैं कि योजनाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन वर्गा जो है वो बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सुधार अधिनियम 1950 में ही पारित हुआ था, नेहरू जी की सरकार बनी थी, मतलब हम आज़ाद हुए थे, भारत आज़ाद हुआ था। उसी के मतलब संविधान लागू होने के साथ ही साथ कह सकते हैं भूमि सुधार अधिनियम लागू हो गया था, क्योंकि हिंदुस्तान की अधिकांश ज़मीन जो थी वो जो जमींदार वर्ग था उसके पास में थी और जो एक गरीब वर्ग था उसके पास में कुछ नहीं था। इसलिए नेहरू जी ने ये लेके आए थे, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम। ओके, इसके बाद बात करते हैं जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं महलवाड़ी प्रथा को किन दो स्थानों पर शुरू किया गया था? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि महलवाड़ी प्रथा जो थी वो सबसे पहले किन दो स्थानों पर शुरू की गई थी? तो उसके लिए उस समय का जो आगरा और अवध का प्रांत था उसका उन दो प्रांतों में शुरू की गई थी सबसे पहले महलवाड़ी प्रथा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस। महलवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी। भूमि सुधार की सूची से संबंधित है, मतलब राज्य सूची से। ऑपरेशन बग्गा का संबंध बटाईदारों के संरक्षण से। भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1950 में, मैंने बताया था आपको, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। महलवाड़ी प्रथा किन दो राज्यों पर शुरू किया गया था? आगरा और अवध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लहुरा देव किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है लहुरा देव एक स्थान है जहाँ पे धान की मतलब कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि धान की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसलिए लहुरा देव प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादन से संबंध रखता है? ध्यान रखिएगा, यव शब्द कभी कभी ऐसे आ जाता है कि यव को ऋग्वेद में यव शब्द को किस अन्य नाम से जानते हैं, या इसका आंसर है जौ। जौ को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो जौ को ऋग्वैदिक काल में यव नाम से जाना जाता था, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? हल जो हमारा मतलब कि बैल और बैल के साथ में जो हल लगता है जिससे जुताई होती थी, उस हल का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 12 महल में प्रारंभ की गई थी या लागू की गई थी, ठीक है। अब बात नेक्स्ट है, सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? तो सिंचाई का वर्णन जो है वो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख जो जिसमें मतलब कि जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी उल्लेख है, और जो वो एक किंग हुआ करता था जिसने जूनागढ़ झील का पुनरुद्धार करवाया, मेरे दिमाग से वो स्लिप हो रहा है, तो वही जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें सिंचाई का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, रबी फसल के लिए कौन सी वर्षा सहायक होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। आप सबको पता होगा कि भारत में पूर्वी विक्षोभ और पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, तो रबी की जो फसल होती है उसके लिए पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा अत्यंत ही सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का पिता का किसे बोला जाता है? आप सबको पता होगा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो वर्गीज कुरियन साहब को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में गांव की खेती की नाप की अंतिम इकाई क्या होती है? आप सबको पता होगी, गांव में जो हम जमीन वगैरह नापते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे मतलब अंतिम निचले स्तर की जो इकाई होती है उसको कह सकते हैं कि गज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुंटर जरीब का प्रतिपादन किसने किया था? गुंटर जरीब जो थी उसका प्रतिपादन सबसे पहले, यदि आप लोग गांव में रहें तो आप सभी को पता रहा होगा कि जो धान की फसल होती है वो परमानेंटली पानी में ही होती है, ठीक है। तो धान की फसल मतलब एक कह सकते हैं कि धान की फसल के लिए पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ? मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही क्वेश्चन बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उड़ान योजना को कब लागू किया गया? ध्यान रखिएगा 2021 को कृषि उड़ान योजना को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कृषि और ये हाल फिलहाल की ही योजना है। ठीक है, पीएम मोदी जी ने इसको इसका एक तरीके से कह सकते हैं इनोवेशन किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना है वो 16 जुलाई सन 1929 को की गई थी। जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में? गुजरात में, सबको पता होगा। जरीब की शुरुआत किस मुगल शासक के काल में हुई थी? अकबर के काल में। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी जरीब की शुरुआत हो चुकी थी, बट एक तरीके से लीगली तौर पे कह सकते हैं तो अकबर के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला बताते हैं, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि भूमि सुधार अधिनियम जो आया था वो 1950 में ही लागू कर दिया गया था। और जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम है वो 1953 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खसरे के कुल खानों में कितनी खानों की संख्या कितनी होती है? तो 22 खसरे में टोटल 22 खाने होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक खसरा होता है, एक खतौनी होती है। तो खसरे में जो खाने होते हैं उनमें मतलब डिटेल फिल की जाती है। तो ये क्वेश्चन पिछले लेखपाल के एग्जाम में आ चुका है। तो खसरे में कुल खानों की संख्या 22 होती है। ठीक है, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। चकबंदी विभाग का मुख्य अधिकारी चकबंदी आयुक्त होता है। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? भूलेख निरीक्षक वही होता है, भूलेख यानी कि जो खेती के जो नक्शे वगैरह हैं उनका निरीक्षक वो कानून गो होता है। ठीक है, और आप जो बनेंगे, आप लेखपाल बनेंगे, आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो कानून गो को होगी। इसमें क्या होता है, मतलब मैं जिला स्तर पे बता देता हूँ। सबसे पहले एक डीएम होता है, डीएम के नीचे एसडीएम होता है। ठीक है, एसडीएम के नीचे कह सकते हैं कि नायब तहसीलदार, सॉरी तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार के बाद में नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद में कानून गो, और कानून गो के बाद में आपको होगा लेखपाल। ठीक है, तो कुल मिला के लेखपाल की जो रिपोर्टिंग होगी वो कानून गो को होगी, कानून गो की रिपोर्टिंग नायब तहसीलदार को होगी। कहीं कहीं नायब तहसीलदार होता है, कहीं कहीं सीधा तहसीलदार होता है। ठीक है, और नायब तहसीलदार की रिपोर्टिंग तहसीलदार को होती है, तहसीलदार की रिपोर्टिंग एसडीएम को होती है, एसडीएम की रिपोर्टिंग डीएम को होती है। और इसी तरीके से हायरार्की क्रम में ये ऊपर बढ़ते जाते हैं। और लास्ट में इनका सबसे उच्च अधिकारी जो होता है वो आयुक्त होता है। ठीक है, जो कि लखनऊ में बैठता है। ठीक है, तो ओवरऑल एंड में उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो आयुक्त को होती है जाके। ठीक है, अब बात करते हैं भूलेख निरीक्षक। मैंने आपको बताई दिया कानून को होता है। खतौनी में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? 13 खाने। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें होती है, एक खसरा मैं ऊपर बता चुका हूँ ये जिसमें 22 खाने होते हैं, एक होती है खतौनी। खतौनी में टोटल 13 खाने होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि खसरे में कुल खानों की संख्या कितनी होती है। चूँकि 2 एग्जाम थे, वो चकबंदी वाला लेखपाल का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 अलग अलग सेट बने थे, दोनों में ये क्वेश्चन आया था। एक में आया था खसरे में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो 22 कॉलम, और खतौनी में 13 कॉलम। ध्यान रखिएगा। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तो प्रत्येक माह के फर्स्ट और थर्ड जो शनिवार होता है उसको तहसील दिवस का आयोजन होता है। तहसील दिवस लगता कहाँ पे? आपकी जो भी तहसील होगी, आप कह सकते हैं जैसे कि आपका जो भी जिला है, जिले में 1 या 2 या 3 जितना भी बड़ा जिला होता है उस अकॉर्डिंग तहसीलें डिवाइड कर दी जाती, बना दी जाती हैं। तो उस तहसील का एक जो इंचार्ज होता है उसको मैंने आपको बता ही चुका हूँ, तहसीलदार होता है। तो तहसीलदार एक मतलब मंथ में 1 या मंथ में 2 दिन डिसाइड होते हैं, जिसमें महीने का प्रथम और तीसरा शनिवार, ठीक है, सैटरडे को तहसीलदार और कह सकते हैं डीएम भी बैठ जाता है। क्योंकि अब चूंकि अगर एक जिले में 3 तहसीलें हैं, लेकिन अब तहसील दिवस तो एक महीने में केवल 2 ही बार लगेगा। तो अब एक डीएम तो एक ही है, वो या तो इस तहसील में बैठ जाएगा या इसमें बैठेगा या इसमें बैठे, तो कभी कभार वो जैसे कि आ जाता है। बट जनरली एसडीएम रहता है, तहसीलदार रहते हैं, नायब तहसीलदार रहते हैं, यानी कि बाकी जो भी निम्न लेवल के अधिकारी होते हैं वो सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं। बट कभी कभी डीएम भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली सन 2006 को लागू की गई, सन 2006 में बनी थी और तभी लागू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली, क्योंकि आप लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत ग्राम फंड का अध्यक्ष कौन होता है? चूँकि ग्राम से संबंधित कोई भी फंड वगैरह होगा वो रिलीज हमेशा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम करता है। तो डीएम को ही जिला कलेक्टर बोला जाता है, तो वो जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में जोतदारों के कौन कौन से प्रकार हैं? तो ध्यान रखिएगा, संक्राम्य और असंक्राम्य अधिकारों वाला भूमिधर एवं आसामी, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी डिटेल मुझको भी नहीं पता, कह सकते हैं। ठीक है, किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में मालगुजारी की वसूली से छूट है? तो कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया था और भूमि सुधार अधिनियम आया था, उसमें एक मालगुजारी ली जाती है, मंथली के अकॉर्डिंग या फिर ईयरली अकॉर्डिंग कुछ कह सकते हैं, उसमें टैक्स लिया जाता है। तो इसमें जिनके पास में कुल भूमि 3.125 एकड़ से कम होती है, ठीक है, उसको इसमें छूट दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में असंक्राम में अधिकार वाले भूमिधर के क्या अधिकार नहीं है? तो उनको वसीयत का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। भूमि प्रबंधन समिति में कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो भूमि प्रबंधन समिति को कह सकते हैं बेदखल करने की शक्ति प्राप्त। जो भूमि प्रबंधन समिति होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम आता है, आपका एसडीएम आता है, और तहसीलदार नायब तहसीलदार भी आते हैं, ठीक है। तो उनसे मिलकर एक जो समिति बनती है उसको भूमि प्रबंधन समिति कहते हैं। तो इनके पास में ये शक्तियाँ होती है कि यदि आपकी कोई ज़मीन है, जैसे कि सरकार यदि आपको पट्टा वगैरह देती है तो उससे आपको बेदखल करने की शक्ति इनके पास होती है। यदि इन्होंने उस प्रबंधन समिति ने अगर ये लिख के दे दिया तो आपका पट्टा निरस्त हो सकता है, ठीक है। भूमि आवंटन एवं भूमि पर कब्जा करने का अधिकार भी कब्जा करवाने का अधिकार और करने का अधिकार भी इनको प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वाघ भूमि को निम्न नाम से जाना जाता है, तो बाघ भूमि को वन स्थली नाम से जाना जाता है। भूमि प्रबंधन समिति के कार्य व कर्तव्य क्या है? कृषि का विकास करना, ठीक है, कृषि का विकास करना एवं उन्नति कुटीर उद्योगों एवं सहकारी खेती का विकास करना, यानी कुल मिला के लोकल लेवल पे डेवलपमेंट करना ही भूमि प्रबंधन समिति का कार्य और कर्तव्य होता है। अगला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बता ही चुका हूँ, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। गजेरिबी की शुरुआत अकबर ने की थी। सर्वप्रथम रहट का प्रयोग किस काल में किया गया था? तो गुप्त काल में रहट का प्रयोग किया गया था। किस वेद में अनाज का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में ही अनाज का उल्लेख है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो पुरंदर बोला गया है वो ऋग्वेद में इंद्र को बोला गया है। और ऋग्वेद में कह सकते हैं कि गंगा नदी का सबसे कम बार वर्णन है, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन है। तो ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का है, शायद 123 बार, ठीक है, 123 टाइम्स सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि का योगदान जीडीपी पर कितना प्रतिशत है? तो 17% योगदान जीडीपी पर हमारी कृषि का है, ठीक है। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सिंचाई कर को उदक भाग कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ बलूचिस्तान में स्थित। बलूचिस्तान कहाँ पे? वर्तमान के पाकिस्तान का जो सिंध का पूर्वी हिस्सा है उसको बलूचिस्तान बोला गया, ठीक है। तो मेहरगढ़ वहाँ पे स्थित है, उस जगह को मेहरगढ़ बोला गया। यहाँ पे सबसे पहले गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, मेहरगढ़ और लहुरादेव में। सफ़ेद सोने की सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कोलडीवा, ठीक है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर पाकिस्तान में, यानी कि गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, तो वहाँ पे हड़प्पा स्थित है वर्तमान में। अब बात करते हैं कृषि वर्ष कब तक होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी वर्क होते हैं वो, जैसे बैंकिंग है या राजस्व से संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट का जो भी फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, तो वो हमेशा अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लेकिन जो कृषि वर्ष होता है, जो कृषि का वर्ष होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो सकते हैं और रॉन्ग क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं। सीता भूमि किस भूमि को कहा जाता है? सीता भूमि शाही भूमि को कहा जाता है। जो राजा राजघराने की भूमि होती है उसको सीता भूमि कहा गया है। आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूँ और धान आर्यों की मुख्य फसल थी। मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? जौ नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ जो है वो जौ नदी के तट पर स्थित है। लहुरादेव में किस खेती के साक्ष्य मिलते हैं? लहुरादेव में मैंने बोला धान की खेती के, और मेहरगढ़ में आपको, और मेहरगढ़ और कोलडीबा में गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय क्या है? यानी भूमि के एक निश्चित क्षेत्रफल अधिक संख्या में लोगों का काम करना। जैसे कह सकते हैं कि कोई खेत है, अब उस खेत में 2 आदमी ही पर्याप्त काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 की जगह पे 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो ये प्राचीन बेरोजगारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आश्रित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि, पशुपालन एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर आधारित थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। यजुर्वेद में हल को सीर का मैंने आपको बताया था, जौ को यब बोला गया है और हल को सीर बोला गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। सीताध्यक्ष कौन कहलाता? जो सरकारी भूमि की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था उसको सीताध्यक्ष कहते थे। सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले। और कोलढीवा किस नदी के किनारे है? तो वेलन नदी के तट पर। मैंने आपको बोला था अभी पिछली स्लाइड में, जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ जौ नदी के तट पर स्थित है, और कोलढीवा वेलन नदी के तट पर स्थित है। जमींदारी प्रथा किन किन क्षेत्रों पर लागू हुई थी? तो सबसे पहले जमींदारी प्रथा जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमींदारी प्रथा किन किन क्षेत्रों पर लागू हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा
और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल वो होती है जिनको किसान खेत में से निकालता है और उसको बेचते ही सीधा उसके पास में पैसा आ जाता है, यानी नगद पैसा मिलता है, तो उसको नकदी फसल बोलते हैं, ठीक है। तो नकदी फसल कौन कौन सी होती है? गन्ना, जूट, कपास, क्योंकि ये इसके अलावा गन्ना किसान खेत से निकालता है और सीधा गन्ना जो मिल मालिक होते हैं या जो कह सकते हैं सीधा, मतलब कुल मिला के गन्ने की सीधी सेलिंग होती है और उससे किसान को सीधा पैसा मिलता है। इसी तरह जूट और कपास जो है उसकी भी डायरेक्ट सेलिंग होती है और उससे भी किसान को सीधा प्रॉफिट होता है या सीधा कैश मिलता है, तो उसको बोलते हैं नकदी फसल, ठीक है। किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। मौर्य काल में वली से क्या अभिप्राय था? मौर्य काल में वली एक टैक्स था जो भू या कह सकते हैं जमीन या कह सकते हैं खेती के लिए टैक्स लिया जाता था, उसको बली बोला जाता था मौर्य काल में, ठीक है। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एक पक्के बीघे में कितने गज होते हैं? तो 3025 वर्ग गज होते हैं एक पक्के बीघे में। और एक पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे होते हैं? तो कहीं कहीं 3 और कहीं कहीं 4 कच्चे बीघे होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक जो विवरण होता है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको खतौनी बोला जाता है, ठीक है। सहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो सहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो मैंने आपको बताया था कानून को होता है। खतौनी में 13 खाने होते हैं और जो हमारा खसरा होता है उसमें 21 खाने होते हैं, सॉरी 22 खाने होते हैं, ठीक है। तहसील दिवस का आयोजन प्रत्येक माह की प्रथम और तृतीय शनिवार को होता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली सन 2006 से बनी थी। चकबंदी किससे संबंधित? तो चकबंदी भूमि सुधार से संबंधित है। किस सूची में भूमि सुधार के संबंधित विषयों का उल्लेख है? तो राज्य सूची में है। एक एकड़ में कितने बीघा रकबा होता है? तो 1.6 पक्का बीघा एक एकड़ में रकबा होता है। अब अगला क्वेश्चन, काश्तकारी सुधार मध्यस्थों का उन्मूलन और खेती योग्य भूमि की सीमा बंदी, यह सभी किससे संबंधित है? तो यह सभी भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित हैं। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक विस्वा किसे कहते हैं? 20 विश्वासी से मिलकर एक विस्वा बनता है और 20 विस्वा से मिलकर एक कह सकते हैं 20 विस्वा से मिलकर एक बीघा बनता है, ठीक है। जरीब सर्वेक्षण के क्षेत्र में किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? जरीब सर्वेक्षण के क्षेत्र में त्रिभुज की आकृति में बांट कर नापना आसान होता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा करता है? तो मैंने बोला था लेखपाल की जो रिपोर्टिंग होती है वो कानूनगो को होती है, तो कानूनगो के पास जमा करेगा। किस अधिनियम के धारा में लेखपाल का उल्लेख, यानी कि कह सकते हैं कि भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में लेखपाल का उल्लेख है? ठीक है, तो भू राजस्व अधिनियम 1921 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य जो थे SC ST एवं जो महिलाएं हैं उनमें भूमि संबंधित अधिकार सुरक्षित करना, इसका राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति का मुख्य उद्देश्य था। सहकारी खेती से क्या तात्पर्य है? तो सामूहिक कृषि, ठीक है। सामूहिक कृषि जैसे कह सकते हैं कि मेरा यहाँ पे थोड़ा खेत है, दूसरे किसी का और है, तीसरे किसी का है, मतलब छोटा छोटा खेत है। तो सपोज मेरे खेत में मैंने धान लगाना स्टार्ट किया, वर्तमान में अभी मक्का कटेगी, उसके बाद में धान, चूँकि धान की जो पौध है उसको मतलब कि कह सकते हैं बो दिया गया है, अभी उसको रोपने का समय थोड़े दिन बाद जब बारिश होगी तब होगा। तो हमारे घर में पर्याप्त लोग नहीं है, तो ये हमारा जो पड़ोसी होता है ये बोलेगा कि हम आपके में धान गड़वा देंगे, आप जब हमारे में हम गाड़ें तो आप हमारे गड़वा देना। तो इसको बोलते हैं सहकारी खेती, ठीक है, या सहकारी कृषि। इसी को बोलते हैं अन्य मतलब ग्रामीण भाषा में सामूहिक कृषि, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सहकारी खेती क्या होता है और सामूहिक कृषि दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करके खेती करना। सर्वप्रथम किस काल से अन्न उगाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो नवपाषाण काल से अन्न उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करना और ग्रामीण विकास एवं भूमिगत ढांचे का विकास करना, ये हरित क्रांति का उद्देश्य था। और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन शाह, ठीक है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? जमींदारी उन्मूलन सबसे पहले भारत में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली थी? तो चकबंदी कार्यक्रम से जो सर्वाधिक सफलता है वो पश्चिम बंगाल में मिली थी, ठीक है। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। भूमि मापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको मुकाम बोला जाता है। भूमि किसी गांव के भूखंड को दर्शाने वाला मानचित्र खसरा होता है। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह सुआ बोला जाता है। ये थोड़े लोकल वर्ड होते हैं तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जरीब की लंबाई पूरी हो जाने पर अस्थायी निशानी की अस्थायी, जैसे कि सपोज ये किसी का खेत है, ठीक है। अब
आप अगर लेखपाल या सपोज मैं लेखपाल हूँ, मैंने यहाँ से मुझको इस खेत के मालिक ने मुझको बुलाया है ये ज़मीन नापने के लिए, तो मैंने यहाँ से जरीब डाली और जरीब की लंबाई यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई, तो यहाँ से अब जरीब को दोबारा आगे के लिए डालना पड़ेगा। तो इस स्थान को एक तरीके से यहाँ पे चूँकि गांव में फावड़ा वगैरह होता है तो वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठा के यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ पे, तो इस स्थान को कहते हैं सुआ। सुआ बोलते हैं कि सुआ लगा दो, यानी कि एक निशान लगा दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, बिल्कुल लोकल एकदम। ठीक है, तो उस स्थान को सुआ बोलते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि अस्थायी जो निशानी होती है उसको सुआ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है, तो इतवार फीता। वही जो जरीब जो होती है उसमें थोड़ा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मेज़रमेंट करना, लेकिन जो हमारा फीता होता है उसमें थोड़ी कह सकते हैं कि कम त्रुटि होती है, वो थोड़ा इजी पड़ जाता है। इसलिए जब इजी पड़ेगा तो त्रुटि होने यानी गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए इतवार फीता में सबसे कम त्रुटि होने की संभावनाएं होती हैं। सर टॉमस मुनरो किस भूमि बंदोबस्त से संबंधित थे, तो ये जो सर टॉमस मुनरो थे तो रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त से संबंधित थे। ठीक है, यह आपको दिख रहा होगा, रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त से सर टॉमस मुनरो संबंधित थे। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य क्या है, वही भू राजस्व तथा कृषि। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है, तो गिरदावर कानून गो। वही मतलब पटवारी क्या होता है, एक होता है लेखपाल और लेखपाल के ही समकक्ष या समानांतर होता है पटवारी। तो पटवारी की जो रिपोर्टिंग होगी वो भी कानून गो को होगी और लेखपाल की रिपोर्टिंग भी कानून गो को होती है। तो इनके कार्यों का जो निरीक्षण है वो हमेशा कानून गो करता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, मैंने आपको बताया था। भूमि सुधार अधिनियम जो था 1950 में बना था। ठीक है, 1950 में बन के और 1950 में ही लागू भी हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में इसमें कुछ त्रुटियां वगैरह आई थी, तो संविधान का जो पहला संशोधन किया गया था वो उससे ही संबंधित किया गया था, तो 1951 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, ये तो बहुत बिल्कुल कॉमन सा बात है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों हुई, चूंकि भूमि का असमान वितरण था, क्योंकि किसी के पास में 500 बीघा जमीन थी, किसी के पास में 2 बीघा जमीन थी। ठीक है, तो 500 बीघा वाला तो वैसे ही कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएगा, इस वजह से भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी थी और भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के पूर्व प्रदेश में कुल कितने प्रकार की जोतदारी या काश्तकारी थी, तो 14 प्रकार की जोतदारी हुआ करती थी। भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है, तो ड्रिप सिंचाई जो होती है वो भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होती है, क्योंकि ये जो भी है ग्रामीण क्षेत्रों से ही संबंधित योजनाएं थी और ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए ही इन्होंने हमेशा कार्य किया है। ठीक है, इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों पर ही लागू हुई हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में बकाया मालगुजारी की वसूली हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कृषि उपकरणों की कुर्की कर ली जाती है। कुर्की आपको पता होगा, जैसे कि सपोज मेरा ये घर है, मेरे घर में ये ट्रैक्टर खड़ा है या यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारे यहाँ पे मतलब कि सामान वगैरह हमारे इसमें घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, बहुत कुछ है। या कृषि के उपकरण है जिसमें हल होता है और गेहूँ बोने की मशीन होती है, आलू उखाड़ने की, आलू खोदने की मशीन होती है, ट्रॉली होती है, या बहुत से जो कृषि उपकरण होते हैं। तो यदि भूमि सुधार अधिनियम में बकाया मालगुजारी बकाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था पहले, तो 3.125 एकड़ से कम अगर आपके पास ज़मीन है तो आपसे ये मालगुजारी में छूट दे दी जाएगी। अगर इससे ऊपर है और आपने मालगुजारी पे नहीं की तो आपके जो उपकरण होंगे, कृषि से संबंधित उपकरण होंगे, उनकी कुर्की कर ली जाएगी। ठीक है, कुर्की में वो सारे उपकरण जो होते हैं वो सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा, पुलिस आएगी या लेखपाल आएंगे, कानून गो आएंगे और तहसीलदार वगैरह आएंगे, वो उसको उठा के ले जाएंगे। ठीक है, और उनकी सेलिंग कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो बस यहीं तक था हमारा आज का ये। कल मैं आपको बताने वाला हूँ, या जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा जो हमारी कह सकते हैं कि पंचायत से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके।